हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस लेक्चर के माध्यम से लोग बिहार स्पेशल का सेगमेंट करेंगे, जिसे चार्ट के माध्यम से टू द पॉइंट गया। अगर आपको विस्तार से वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बिहार स्पेशल वाले सेगमेंट को देख सकते हैं। जो टॉपिक लिखा गया है उसमें संपूर्ण 5 घंटे 28 मिनट में पूरे बिहार स्पेशल को कवर किया गया है। और ये जो है आपको शॉर्ट में रिवीजन कराया जा रहा है। जो टोटल 22 इसमें क्या है कि पेजेस हैं। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्या किया जाएगा कि टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहले आगे देखेंगे बिहार का परिचय। बिहार के परिचय में देखेंगे 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, तो बिहार पड़ा। बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, इसकी अवस्थिति है। क्षेत्रफल इसका है जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% इसका कुल क्षेत्रफल है प्रतिशत में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का ये बड़ा राज्य है। आगे बढ़ेंगे बिहार का गठन के बारे में देखेंगे। तो सेकेंड टॉपिक है बिहार का गठन। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित का गठन हुआ। जिसके 1 अप्रैल 1912 को जब गठन हुआ बिहार का, तो उसमें उड़ीसा भी था। लेकिन 1936 में क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अब आगे देखेंगे 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बने, बता दिए आपको। नेक्स्ट है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड एक नया राज्य अस्तित्व में आया। अब आगे बढ़ेंगे बिहार का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। बिहार का स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च है। जनसंख्या के अनुसार ये तीसरा बड़ा राज्य है। लंबाई इसका कितना है, तो 345 किलोमीटर, कहाँ कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक। और चौड़ाई इसका 483 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक। औसत वर्षा क्या है, 112 सेंटीमीटर है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। और राज्य की आकृति जो है यहाँ पे आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगल है। अगला देखेंगे बिहार की विधायिका। देखिए इस तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से हो गया कि पहला पे यूपी आ जाएगा, और सेकंड पर ये महाराष्ट्र है, और थर्ड पे क्या है, तब बिहार है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बिहार की विधायिका के बारे में देखेंगे। यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 243 है। और विधानसभा परिषद सीटों के, विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 75 है। और विधान परिषद जो है ये सिर्फ 6 राज्यों में ही है, जिसमें से बिहार एक है। आगे देखेंगे लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 40 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2। अब बिहार के राजकीय प्रतीक देखेंगे। राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। और प्रथम राजकीय भाषा जो है हिंदू है, और द्वितीय है उर्दू। राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा। और राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। और राजकीय पशु जो है बैल है। और राजकीय मछली जो है वो मांगुर है, देसी मांगुर जो होती है वो है। 6 नंबर टॉपिक देखेंगे यहाँ पे प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत। हम लोग बिहार के इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए प्राचीन इतिहास के पुराने स्रोत में देखेंगे, ध्यान रखिए टॉपिक नंबर 6 है। इसमें देखेंगे मुंगेर यानी चिरांद सारण में स्थित है। चेचर वैशाली सोनपुर से ताम्र प्रस्तुत तथा मृदभान प्राप्त हुए हैं। और मुंगेर और चिरांद जो है ये 9 पौराणिक कालीन जो है यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो मौर्यकालीन अभिलेख हैं वो सिर्फ यहाँ पे 3 जगहों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन, तो बार बार एग्जाम में आता है कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको याद दिलवा दे रहा है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक के द्वारा प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत का पता लगाया जा सकता है। खुदाई से प्राप्त सिक्के तथा मनके से यहाँ पर बताया जा सकता है कि यहाँ पर भी प्राचीन स्रोत जो है कि प्राचीन यहाँ पे सभ्यता जो है फली फूली थी। आगे बढ़ेंगे बिहार राज्य की सीमा के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे आप लोग उत्तर में नेपाल देश है, 7 जिलों से सीमा साझा करता है। दक्षिण में झारखंड राज्य है जो 8 जिलों से सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि झारखंड से राज्य से सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं बिहार के, तो 8 जिले हैं। और नेपाल से 7। और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य से 3 जिले यहाँ पे सीमा साझा करते हैं। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से 8 जिला सीमा साझा करते हैं।
अब आगे देखेंगे बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन, 8वां टॉपिक होगा। तो प्रमंडल यहाँ पे न दिया गया है। जिला जो है 38 है और 38वां जो जिला है वो अरवल है, जिसे जहानाबाद से अलग करके यह नया जिला बनाया गया था। जहानाबाद कब बना था? तो सन 2001 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पंचायत जितने हैं 8067 है और नगर निगम की संख्या जो है 19 है। और 19वां नगर निगम यानी कि नवीनतम नगर निगम जो है वह सहरसा है। नगर परिषद जो है 88 है और नगर पंचायतों की संख्या जो है 154 है। आगे देखेंगे प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि जो यहाँ पे विष्णुगुप्त थे उनका अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की इंडिका, देखिए मेगास्थनीज इंडिका की रचना की थी। रामायण, महाभारत और पुराण। बौद्ध रचनाएं अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। फायान ईसिंग आदि के यात्रा विवरण से क्या पता चलता है? प्राचीन बिहार का जो स्थिति है ये पता चलता है। और ये साहित्यिक स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखे हैं। 10 नंबर टॉपिक देखेंगे। नेपाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं? तो आपको बता दिए 7 जिले सीमा साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल से 3 सीमा साझा करते हैं और झारखंड से भी कितना करते हैं? तो 8 करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग नेपाल से बिहार के 7 जिले कौन कौन से साझा करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज यह सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। बिहार का प्राचीन इतिहास, महाजनपद काल देखेंगे यहाँ पे। ये है 11 टॉपिक है नंबर। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में हुआ। और वो कौन कौन महाजनपद थे जिनका बिहार में विस्तार था? तो वज्जी महाजनपद था, मगध और अंग महाजनपद था। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से महाजनपद की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का क्या होता है कि जानकारी मिलती है। और इससे भी जो भगवती सूत्र है इससे भी 16 ही महाजनपदों का विवरण मिलता है। लेकिन इनके नामों में क्या है? डिफरेंट है, यानी कि अंतर है। इसमें जो नाम दिया है इसमें नहीं दिया है। 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया लेकिन नामों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एराइज हो चुका है और आ भी सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 12, बिहार का प्राचीन इतिहास, वज्जी महाजनपद के बारे में। तो यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें सबसे प्रसिद्ध जनपद लिच्छवी था। और देखिए जो वैशाली है लिच्छवी, यह विश्व का प्रथम गणतंत्र था, ध्यान रखिएगा। वज्जी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे देख लीजिए आप, लिच्छवी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास में मगध महाजनपद। 3 तो बने थे, एक तो अंग और एक महाजनपद में मगध था और एक लिच्छवी था। अब देखेंगे सही महाजनपद में सबसे शक्तिशाली क्या था? तो मगध, मगध का साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष आप पढ़ेंगे चैप्टर में। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसका विस्तार पटना से गया तक के क्षेत्र पर था। इसका वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। और देखिए अथर्ववेद का जो उपवेद होता है वो शिल्पवेद होता है। कौन सा? तो शिल्पवेद होता है। कुछ परिस्थिति में अथर्ववेद के जो उपवेद को माना गया है तो आयुर्वेद माना गया है। बहुत लोगों के अनुसार आयुर्वेद को माना गया है, जो कि आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का जो है उपवेद है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अथर्ववेद में कई क्वेश्चन में आता है, अगर नहीं रहेगा ये शिल्पवेद तो आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। बिहार का प्राचीन इतिहास, अंग महाजनपद 14 देखेंगे हम यहाँ पे टॉपिक नंबर। इसका विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर जिले में था। अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे बिहार जनसंख्या 2011। तो कुल जनसंख्या जो यहाँ पे बिहार की है 2011 जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। देश की जनसंख्या का 8.6%। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जनगणना हुआ है 2023 का, जो जाति जनगणना बिहार ने करवाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बारे में पढ़ेंगे। पुरुष जनसंख्या जो है वो है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 54 करोड़ यहाँ पे 5,42,78,157। और महिला जनसंख्या जो है 4,98,000 4,98,21,295। ध्यान रखिए, अंक बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो ये इतनी जनसंख्या है इन लोगों की। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ज़्यादा है। लिंगानुपात की बात करें 918 है। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि कुल 1000 पुरुषों पर
महिलाओं की संख्या की बात होती है तो 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 935 है। और यह बिहार जनसंख्या 2011 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। न्यू सेंसस जो है वो आ चुकी है। बिहार का साक्षरता दर देखेंगे हम लोग। साक्षरता दर जो है 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर है 71.2% है। महिला साक्षरता दर जो है 51.5%। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 59.78%। और शहरी साक्षरता दर की बात करें तो 76.86%। अब देखें बिहार जनसंख्या का आंकड़ा यहाँ पे जिला वाइज देखेंगे। यहाँ पे देखिए टॉपिक नंबर 17 को। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 88.71% और शहरी जनसंख्या 11.29%, यानी कि यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले की बात करें तो पटना है पहले नंबर पर। ये आंकड़ा नहीं याद करें तभी चलेगा, बस ये याद कर लीजिए कि कौन सा पहले स्थान पर है, तो पटना है। सेकेंड पर पूर्वी चंपारण है और थर्ड पे मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले जो हैं, पहले पर शेखपुरा है सबसे कम, उसके बाद शिवहर और अरवल है, यानी कि सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो शेखपुरा है। सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो शिवहर सबसे पहले है, यानी कि 1880, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर पर 1880, यानी कि 1880 लोग निवास कर रहे हैं। पटना 1823 और दरभंगा 1728। फर्स्ट पे कौन आएगा, तो शिवहर। न्यूनतम जनघनत्व जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है, तो कैमूर 1 किलोमीटर वर्ग में सिर्फ 488 लोग निवास करते हैं। उसके बाद जमुई 568 और बांका 674। आगे बढ़ेंगे, बिहार साक्षरता वाले प्रमुख जिले देखेंगे यहाँ पे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है, ठीक है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास ही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो सहरसा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो रोहतास, पटना और भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले तो पूर्णिया पहले पर, सीतामढ़ी और कटिहार। आगे बढ़ेंगे, बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य देखेंगे यहाँ पे। बिहार का भारत में जूट उत्पादन में स्थान जो है वो तीसरा है। पाइराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, यानी कि सिर्फ पाइराइट का उत्पादन बिहार में ही होता है, यानी कि पाइराइट का उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है, ध्यान रखिएगा। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल जो हैं चावल हैं, गेहूँ और मक्का हैं। और बिहार का भौतिक विभाजन के बारे में देखेंगे हम लोग, तो पर्वतीय तराई क्षेत्र जो है वो 3 भागों में बांटा गया। एक है सोमेश्वर श्रेणी, सेकेंड है रामनगर दून और एक है दून घाटी। देखिए जो दून होता है ना, ये 2 या 2 से अधिक 3-4 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको दून कहते हैं। जैसे हमारे देहरादून है, रामनगर दून है, ये सब ये दून होता है। आगे बढ़ेंगे, मैदान देखेंगे यहाँ पे। तो ये इसमें 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ये देखिए बिहार है, ठीक है, ये बिहार है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गंगा प्रवेश करती है और यहाँ पे निकल जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इस जंग जो गंगा है तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, यानी कि इसे उत्तरी गंगा का मैदान करते हैं। और इससे जो है दक्षिण गंगा का मैदान करते हैं साउथ का, ध्यान रखिएगा। इसको 2 भागों में बांटा गया मैदान को। पठार देखेंगे हम लोग, तो पठार जो है धारवाड़ चट्टानें हैं और बिंदकरम की चट्टानें हैं। देखिए उत्तरी गंगा का मैदान जो है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इधर वाला हिस्सा, इधर वाला ये बहुत ही बाढ़ ग्रसित एरिया है और कम उपजाऊ है। लेकिन दक्षिणी गंगा का मैदान ये उपजाऊ है और ये इधर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर उपजाऊ है। पश्चिमी चंपारण वगैरह देखेंगे आप, इधर पूर्वी चंपारण, ये सब उपजाऊ जगह। गन्ना का उत्पादन भी पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा होता है। इस प्रकार इसको बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला टॉपिक है बिहार का पर्वतीय तराई क्षेत्र। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है। सोमेश्वर श्रेणी यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा, तो सोमेश्वर श्रेणी। रामनगर दून देखेंगे तो इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई जो है 240 मीटर है। दून घाटी देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग देख रहे थे उसका विभाजन, तो भौतिक विभाजन में ये सब आ रहा था। दून घाटी के बारे में देखेंगे, इसका विस्तार इसमें है। तो इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणियाँ एवं रामनगर दून के बीच में। इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। आगे बढ़ें, बिहार का मैदानी क्षेत्र के बारे में देखेंगे,
तो बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। उत्तरी गंगा का मैदान देखेंगे, घाघरा गंडक दोआब बताएं, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, इसको 3 भागों में बांटा गया। आप वो इस तरह मानचित्र में देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये गंगा नदी हो गया, तो यही है घाघरा गंडक दोआब और यहाँ पे हो जाएगा कोसी दोआब। यहाँ पे कोसी नदी है तो कोसी दोआब। दक्षिणी गंगा मैदान देखेंगे तो गंगा सोन दोआब, यहाँ पे सोन नदी प्रवेश करती है तो गंगा सोन। मगध का हो गया यहाँ पे पटना वगैरह नालंदा वगैरह। अंग का मैदान इधर हो गया, तो 3 भागों में इसको भी विभाजित किया गया, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बिहार का पठार देखेंगे। बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार क्षेत्र हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। धारवाड़ चट्टान देखेंगे, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में स्थित है। और विंध्यक्रम की चट्टान जो है कैमूर और रोहतास जिले में। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यक्रम की चट्टानें कौन सा न्यूनतम है, कौन सा प्राचीन है, तो और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में। और विंध्यक्रम की चट्टान जो है कैमूर, रोहतास जिले में। अब बिहार की जलवायु देखेंगे, तो बिहार की जलवायु में है, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। अब कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले जलवायु को, तो अक्षांशीय स्थिति हैं, बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी, उच्चावच, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और मानसून का प्रभाव, ये सभी जो हैं बिहार के जलवायु को प्रभावित करते हैं। और देखिए जो गर्मियों में यहाँ पे लू चलता है, तो लू को काल बैसाखी या नॉर्थ ईस्टर कहते हैं, ध्यान रखिए नॉर्वेस्टर। आगे बढ़ेंगे, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र देखेंगे। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया, एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र देखेंगे, इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है 104 से 145 सेंटीमीटर होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता, यहाँ की प्रमुख फसलें जो हैं गन्ना है, गेहूँ है और मक्का है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखेंगे, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की मुख्य फसल धान, चाय, मक्का आदि हैं। दक्षिण क्षेत्र देखेंगे, औसत वर्षा 95 से 110 सेंटीमीटर तक। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता, यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि हैं। आगे बढ़ेंगे, बिहार का फुहार तंत्र देखेंगे। बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक हिमालयी नदियाँ और एक पठारी नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, जबकि पठारी नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। अब देखें बिहार की प्रमुख नदियाँ, गंगा, कमला, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु और अजय, ये सब बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। इसमें सबसे प्रमुख कौन सा हो जाएगा, तो गंगा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, और ये जो गंगा नदी है 12 जिलों से होकर बिहार में गुजरती है। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ तय करती है, तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो पटना में तय करती है। और इसकी कुल लंबाई जो है बिहार में 445 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो पटना जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ, मोकामा गंगा नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, मुंगेर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, और गया जो है फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन में। अब देखेंगे 29 नंबर, बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो होती हैं जो एक या दो या दो तीन चार उद्देश्य यानी कि अधिक से अधिक उद्देश्य के लिए इस परियोजना का प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इसमें सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना है, गंडक नदी है और कोसी नदी है। इनसे बहुत अच्छा सिंचाई होती है बिहार में। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। अब देखेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजना सोन नदी के बारे में। इस परियोजना का निर्माण जो हुआ था 1874 ईस्वी में रोहतास में किया गया था। यह बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई, एक पूर्वी सोन नहर और एक पश्चिमी सोन नहर। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, और एक है वारुड़ जल विद्युत केंद्र जो 3.3 मेगावाट
ऊर्जा स्थापित करता है, यानी कि दिया गया है, तो स्थापित किए गए हैं, यानी कि 2 यहाँ पे सोन नदी पर स्थापित किए गए। आगे बढ़ेंगे, बिहार की नदी घाट परियोजना गंडक के बारे में देखेंगे हम लोग। 3 ही बस परियोजना है यहाँ पे, एक सोन है, एक गंडक है और एक कोसी है। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ और इसमें 2 नहर जो हैं, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर निकाली गई है। 15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित इस पर किया गया है। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किसके बारे में? तो कोसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। इसमें 2 नहर, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर निकाली गई हैं। इस परियोजना के तहत हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया है। अब देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात और उसकी अवस्थिति देखेंगे, कहाँ पर स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात जो है वो नवादा जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात जो है रोहतास सबसे ऊंचा है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर। धुआं कुंड जलप्रपात जो है सासाराम में स्थित है और मंझार कुंड जलप्रपात जो है सासाराम में ही भी स्थित है। और तिलहर कुंड जलप्रपात बार बार पूछता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। तो इस बार मान लीजिए कि ये तिलहर याद कर लीजिए और ककोलत याद कर लीजिए, नवादा जिले में स्थित है यह। और दुर्गावती भी साथ में लेके चलिए, रोहतास में सबसे ऊंचा है। आगे बढ़ेंगे, बिहार की नहरें के बारे में देखेंगे। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकाली गई है और तिरहुत नहर गंडक नदी से, दोनों क्या है? गंडक नदी से निकाली गई हैं, त्रिवेणी नहर और तिरहुत नहर। पूर्वी कोसी नहर जो है कोसी नदी से, पश्चिमी कोसी कोसी नदी से। राजपुर नहर कोसी नदी से निकाली गई हैं और पूर्वी सोन नहर जो है सोन नदी से निकलती है। पश्चिमी सोन नहर जो है सोन नदी से निकलती है। आगे बढ़ेंगे, बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। टॉपिक नंबर 35 है। कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है। और देखिए कांवर झील जो है ये बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा, यानी कि फर्स्ट रामसर साइट है। और देखिए अब 3 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, एक नागी हो गया और एक नकटी वो मिला के 3 हो गए हैं। गोगाबिल झील जो है वो कटिहार। कुशेश्वर झील दरभंगा। घोड़ा कटोरा झील राजगीर। अनुपम झील कैमूर। सिमरी झील सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर। मोती झील मोतिहारी में स्थित है जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। सरिया मन झील जो है बेतिया पश्चिमी चंपारण में। पिपरा मल झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। अनुपम झील याद करके रखिएगा, ये कैमूर में स्थित है। और कुशेश्वर झील जो है ये दरभंगा में स्थित है। और गोगाबिल झील जो है कटिहार में। और देखिए आपको अगर वहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में मैप के माध्यम से अगर आपको चाहिए वीडियो, तो यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। कुल 13 या 14 मिनट का वीडियो है, आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो मैप के माध्यम से समझाया गया है कि कौन सा जो अच्छी वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बिहार की मिट्टी के बारे में देखेंगे। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ 90% जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे अगर इकोनॉमिकल दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे कृषि की बहुत बड़ी संभावना है। और उससे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे गरीबी मिटाया जा सकता है, खेती किया जा सकता है, अच्छी फसलें उगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ यह कृषि प्रधान राज्य है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिट्टी अच्छी पाई जाती है जो उपजाऊ हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी जो है पर्वतपदीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। और दक्षिण बिहार की मिट्टी जो है उत्ताल मिट्टी, कगारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है। आगे बढ़ेंगे, बिहार में एक यहाँ पे देखेंगे अब बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको बताएं कि आप वीडियो जाके देखिएगा, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या बिहार स्पेशल वाले टॉपिक में जाके देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा, या तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। अगर प्लेलिस्ट बनाते हैं तो इसको जोड़ के उसके बाद उसको जोड़ देंगे, आप ऐड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण या बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मुंगेर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। कांवड़ झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो बेगूसराय में और पहला रामसर स्थल है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है रोहतास में है। नागी पक्षी विहार जमुई में है। और नागी डैम वन्यजीव विहार ये भी जमुई में है। ये देखिए नकटी होगा, नागदी दिखा है। नागी और नकटी डैम जो है जमुई में स्थित है। और इन्हें हाल ही में जो है एक
81वां और 82वां जो है यानी क्रमशः यहाँ पे रामसर स्थल घोषित किया गया और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 85 है, ये भी ध्यान रखिएगा, सीधे क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे बढ़े, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भागलपुर में, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नालंदा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी पश्चिमी चंपारण में, और किशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा, बरौला, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो वैशाली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बिहार वन रिपोर्ट 2021 के बारे में देखेंगे। बिहार का वनावरण जो है 7380.79 किलोमीटर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ये 7.84% है। क्वेश्चन PYQ का है। 2019 की रिपोर्ट के तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, लगभग 1.03%। राज्य का वृक्षारोपण जो है 2341 वर्ग किलोमीटर है। बिहार जिलों में वनावरण देखेंगे हम लोग। बिहार के सर्वाधिक वनावरण वाले जिले जो हैं क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो पहले पाएगा कैमूर, सेकेंड पर पश्चिमी चंपारण और रोहतास। ये आंकड़ा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद होना चाहिए। पहले पे कौन है तो कैमूर, सेकेंड पर पश्चिमी चंपारण और थर्ड पे रोहतास। ये वनावरण की बात हो रही है सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार। बिहार के सबसे कम वनावरण वाले जिले जो क्षेत्रफल के अनुसार है तो पहले पे शेखपुरा, सेकेंड पर अरवल और जहानाबाद। ये सबसे कम कहाँ पे है तो शेखपुरा में ही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बिहार जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार देखेंगे अब। तो देखिए बिहार के सर्वाधिक वनावरण जिले प्रतिशत के अनुसार तो कैमूर ही होगा 31.56%, जमुई 21.34% और नवादा 20.72%। बिहार के सबसे कम वनावरण वाले जिले प्रतिशत के अनुसार तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान। सबसे कम तो शेखपुरा में। और बिहार में वनों का प्रतिशत क्षेत्र देखेंगे अब। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र बहुत घने वन जो है 249.34 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण, मध्यम रूप से घने वन जो पहले स्थान पे है 548.47 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण है, और खुले वन जो है 531.73 वर्ग किलोमीटर कैमूर जो है पहले स्थान पर है। अब बढ़ेंगे बिहार वन वन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ ध्यान रखिएगा जो संजय गांधी जैविक उद्यान है यह गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है क्योंकि एशिया में पहला है और प्रथम है। प्रथम मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है प्रजनन के लिए गैंडे का, और सबसे बड़ा है। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या जो है वो 54 है। बिहार में आपदा प्रबंधन देखेंगे। देखिए हाल ही में आपदा प्रबंधन के लिए एक नीतीश नामक ऐप लॉन्च किया गया है, नीतीश पोर्टल। ध्यान रखिएगा ये अलर्ट जारी करेगा किसानों को कि कब बाढ़ आने वाला है, ठीक है। और ये भूकंप और चक्रवात को इंगित नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ बाढ़ हो गया, सूखा वगैरह का जो संकेत देगा, ज़्यादा तापमान का ये सब संकेत देगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार एक मैदानी राज्य है और यह मुख्य आपदा बाढ़ है। यहाँ का मुख्य आपदा जो है वो बाढ़ है। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित होते हैं, जिनमें 28 जिलों में 15 अत्यधिक तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। जो सोन नदी जो कोसी नदी है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है सबसे अधिक प्रभावित रहता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारक जो है 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, नदियों में ज़्यादा पानी भर जाती है, ठीक है। बारहमासी नदियों में और ज़्यादा पानी भरने के कारण उसका वॉल्यूम जो है, जो जल का स्तर है वो बढ़ जाता है, इसके कारण बाढ़ का कारण बनता है। उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल का प्रवाह हो जाता है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना तथा तटबंधों का टूटना यहाँ का प्रमुख कारण है। बिहार की अब देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ 96% भूभाग मैदानी है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र पर आधारित है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र है 54.2% और कुल अकृषि क्षेत्र जो है 45.8%। अब देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था में ही बिहार की कुल भूभाग में कृषि सघनता है। सकल फसल क्षेत्र जो है वो 72.97 लाख हेक्टेयर, शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.77 लाख हेक्टेयर, सकल सिंचित क्षेत्र जो है 54.35 लाख हेक्टेयर
और फसल सघनता जो है 144% है यहाँ पे ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, आपको बताएं कि यहाँ पे कृषि जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकती है, इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है सुधारी जा सकती है। आप जानते हैं बिहार सबसे गरीब राज्य में आता है, पहले पर है गरीब राज्य में। बिहार की अर्थव्यवस्था फसल उत्पादन देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल है, दूसरी प्रमुख फसल जो है गेहूँ है। और यहाँ पे जो गेहूँ है प्रथम स्थान पर जो है यूपी है, ध्यान रखिएगा ये भी। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार देखेंगे, रबी फसल देखेंगे तो गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ है किसमें, रबी फसल में। ये भी क्वेश्चन करके आया था, निम्न में से कौन सा रबी फसल है या नहीं है, कूट करके बताइए। तो उसमें कुछ और डाल देगा, खरीफ डाल देगा, जायद डाल देगा और रबी भाई डालेगा, तो भाई जो पहचानेगा वही लगा पाएगा। तो देखिए यहाँ पे रबी फसल जो है गेहूँ आते हैं, चना, सरसों, मटर, आलू और जौ आते हैं। खरीफ की फसलें जो हैं धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और अरहर है। और जायद फसल जो है मक्का, तरबूज, कांकड़, मूंग, लोबिया। और फिर एक बार आपको बता रहे हैं, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि इसे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख फल जो है केला, आम, अमरूद है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर में होता है। और देखिए यहाँ पे शाही लीची जो है, शाही लीची प्राप्त होता है मुजफ्फरपुर से। और शाही लीची को क्या कहा कि जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स होता है यहाँ पे, उसकी कीमत बढ़ जाती है जब मिलती है, उसका जो वैल्यू होता है वो देश विदेश में मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे इसका कीमत में वृद्धि होती है और किसानों को फ़ायदा होता है, इसलिए उसे जीआई टैग मिलता है किसी फसल को। सर्वाधिक चाय उत्पादन जो है किशनगंज में होता है। अब देखेंगे बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत संयंत्र जो है पटना में स्थित है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो है बेगूसराय में है। और बक्सर ताप विद्युत केंद्र जो है बक्सर के चौसा जो जगह है वहाँ पे है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो मुजफ्फरपुर कांटी में स्थित है। कलवारी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका जिले में है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना जो है वो औरंगाबाद में, नवीनगर ही शहर में यहाँ पे स्थित है। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू हैं। देखिए जल विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। पूर्वी गंडक नहर की बात करें यहाँ पे तो पश्चिमी चंपारण में, सोन पश्चिमी नहर रोहतास। और सोन पूर्वी नहर पे जो जल विद्युत परियोजना बनाया गया तो औरंगाबाद में स्थित है। कोसी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो सुपौल, ध्यान रखिएगा कोसी की। और अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल, दिलबाग रोहतास में, नासिरगंज रोहतास। त्रिवेणी नहर जो पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे भी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। साबर जल विद्युत परियोजना जो है रोहतास। बेलसर जल विद्युत परियोजना जो है अरवल में बनाया गया है। अरवल जो है 38वां जिला है बिहार का, ध्यान रखिएगा, जिसे जहानाबाद से अलग करके बनाया गया सन 2001 में। अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में ही है। देखिए बेलसर भी है और अरवल भी है यहाँ पे अरवल में ही। और सिरघंडी जल विद्युत परियोजना जो है रोहतास। जयनगरा जल विद्युत परियोजना जो है वो भी रोहतास में स्थित है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम देखेंगे। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है बरौनी में स्थित है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है माकपा। रेलवे विद्युत पर इंजन कारखाना जो है मधेपुरा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है रेल पहिया कारखाना, भी इंपॉर्टेंट है, बेला सारद में स्थित है। और डीजल एवं इलेक्ट्रिक वाहन कारखाना जो है मढ़ौरा, एक क्वेश्चन आ चुका है, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है तो मढ़ौरा में स्थित है। अब देखेंगे बिहार सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रम कौन कौन से हैं, तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है अभी पटना में स्थित है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना। बिहार स्टेट स्पन सिल्क भागलपुर में है, और इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में स्थित है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में स्थित है। अब आगे बढ़ेंगे, बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र देखेंगे हम लोग। चमड़ा क्षेत्र जो देखेंगे तो पटना और मुजफ्फरपुर में, चीनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सराड़ में। कागज का उत्पादन जो है समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में अधिक होता है। रेशम का जो है भागलपुर, इसे आपको बता दिए सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है और आ भी सकता है। सूती वस्त्र जो है गया, पटना, सिवान, भागलपुर। समेट जो है रोहतास में स्थित है। समेट नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रहेगा सीमेंट।
तो सीमेंट उद्योग जो है रोहतास में स्थित है। उर्वरक का बात करें तो बरौनी बेगूसराय में, प्लाईवुड हाजीपुर पूर्णिया पटना, कालीन की बात करें तो ओबरा जो औरंगाबाद में स्थित है, तेल शोधन बरौनी बेगूसराय में, और औषधि की बात करें तो मुजफ्फरपुर और पटना। बरौनी तेल शोध कारखाना का जो ये है कि ये पहला कारखाना यहाँ पे तेल शोधन, और इस जो रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बिहार का सड़क परिवहन देखेंगे हम लोग। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 8वां है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई जिला वाला पटना है, जिसमें 506 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला जो है शिवहर है, 22 किलोमीटर मात्र। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 5,947.84 किलोमीटर है बिहार में। अब देखिए बिहार में रेल परिवहन। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेलवे के दौरान हुआ था। रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। देखिए सड़क परिवहन जो है इसमें भी 8वां है, और रेल परिवहन में भी 8वां स्थान पे है। बिहार में जिला 4 रेल मंडल हैं, कौन कौन से, तो सोनपुर मंडल, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार मंडल, और ये सभी 3 तो ऊपर वाले ईसीआर के मध्य आते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला एनईएफआर के आता है क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे, बिहार में एकमात्र रेल जोन जो पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। बिहार में अब देखेंगे जल परिवहन की संभावना, या यहाँ पे कौन सी जल परिवहन सुविधा दिया गया है, तो गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यानी कि नेशनल वाटरवे NW फर्स्ट की बात हो रही है, जिसकी कुल लंबाई 1,620 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग का बृहद भाग बिहार से बक्सर से भागलपुर गुजरता है। पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, एक बर्री घाट से महादेवपुर और एक मोकामा से बरौनी, ध्यान रखिएगा। बिहार में वायु परिवहन देखेंगे। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। बिहार में स्थित हवाई अड्डे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो गया में स्थित है। दरभंगा हवाई अड्डा देखेंगे तो दरभंगा में स्थित है। जोगबनी हवाई अड्डा जो है जोगबनी अररिया में। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण, और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा जो है मुजफ्फरपुर में। चूनापुर हवाई अड्डा जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार में पर्यटन देखेंगे तो बिहार में पर्यटन का लोगो जो है विशफुल बिहार। बिहार में पर्यटन के प्रमुख सर्किट एवं स्थल निम्न है: बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, इको सर्किट, रामायण सर्किट और सिख सर्किट। आगे बढ़ेंगे, बिहार में पर्यटन बौद्ध सर्किट देखेंगे। बौद्ध धर्म के सभी महत्व वाले पवित्र स्थलों को इनमें से स्थान दिया गया, जैसे महाबोधि मंदिर जो गया में स्थित है, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में स्थित है, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली, सजातागढ़ स्तूप जो है गया में स्थित है, अशोक स्तूप जो है वैशाली में स्थित है। ये सब किस में आ गए, तो बौद्ध सर्किट में आ गए। अब देखेंगे बिहार में जैन सर्किट के बारे में जो है, जैन धर्म के सभी महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। बिहार 12वें तीर्थंकर वासुपूज और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्मस्थल है। जैन मंदिर पावापुरी नालंदा, जैन मंदिर कुंडग्राम वैशाली, जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा, और जैन मंदिर एक है लाचीहर जमुई में स्थित है। अब देखें बिहार में पर्यटन रामायण सर्किट के बारे में। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं स्थल मौजूद हैं, जैसे सीता कुंड सीतामढ़ी में, अहिल्या स्थान जो है दरभंगा में, रामशिला गया में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, और प्रेतशिला की बात करें तो गया में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बिहार में पर्यटन देखेंगे जिसमें सिख सर्किट के बारे में देखेंगे। बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह की जन्मभूमि रहा है। अन्य प्रमुख स्थल निम्न है, कौन से, तो तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना, गुरुद्वारा हंडी साहब पटना, और कंगन घाट जो है पटना में स्थित है। प्रकाश कुंज जो है पटना, गुरुद्वारा बाल लीला पटना में यहाँ पे स्थित है। अगर हम बिहार में पर्यटन इको सर्किट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिहार प्राकृतिक छटा जैविक विविधता एवं पहाड़ झरने हरियाली के मनमोहक दृश्य से भरपूर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, यह पहला टाइगर रिजर्व है बिहार का, ध्यान रखिएगा। बराबर की गुफाएं जो है जहानाबाद, भीमबाद अभयारण्य मुंगेर, घोड़ा कटोरा राजगीर,
कांवड़ झील जो पहला रामसर स्थल है, यह बेगूसराय में स्थित है। ककोलत झरना जो है नवादा में स्थित है। अब देखेंगे हम लोग यूनेस्को विश्व धरोहर में विरासत में, मतलब इस विश्व विरासत स्थल की सूची में जो स्थल है बिहार के, उसके बारे में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया। कौन सा है? तो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया, 2002 में इसे सम्मिलित किया गया। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया यहीं पर हुई थी। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा 2016 में इसे शामिल किया गया स्थित है। यानी कि यहाँ पे कुल बात करें तो 2 को यहाँ पे सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के सूची में। अब देखेंगे इसके नालंदा महाविहार के बारे में। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा की बात करें, देखिए बहुत जगह क्या होता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और पहला जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ध्यान रखिएगा। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बिहार राज्य की विधानसभा देखेंगे। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो है 243 है और बिहार विधानसभा में सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। बिहार के विधान परिषद देखेंगे तो बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है एवं यह एक अस्थायी सदन है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या जो है वो 75 है। विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया और विधानसभा का तो 170। ध्यान रखिएगा, दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमें पॉलिटी का जो कर रहे हैं और ये पूरे की बात करें तो 66वां जो है हम लोग का टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे बिहार की राज्य व्यवस्था देखेंगे तो बिहार जो पृथक बिहार प्रांत गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। 1912 ईस्वी में पृथक राज्य का गठन हुआ। ठीक है। प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुई। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों के लिए व्यवस्था की गई। 98 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों पर चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी थे, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उनकी कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो मोहम्मद यूनुस थे। 1936 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में महामाया प्रसाद सिन्हा के बारे में। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है श्रीमती राबड़ी देवी, लालू जी की वाइफ। आगे बढ़ेंगे, बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी यही हैं, 9 बार जो शपथ ले चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ और बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा उनके बारे में। बिहार पंचायती व्यवस्था स्थानीय स्वशासन देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। पंचायत व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। इसके अंतर्गत पंचायती राज के 3 स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा और ये सभी सरकारी कामों में 50% महिलाओं को भर्ती कराने वाला, यानी आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया। ध्यान रखिएगा, बिहार जो फर्स्ट पे आ गया है। बलवंत राय मेहता समिति जो 1900 से बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 का समिति है, ध्यान रखिएगा। समिति की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 में कार्यरत हुई। ठीक है। पिछड़े वर्गों को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार का नगरीय प्रशासन देखेंगे। बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है, जिसमें 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और कुल जो है शेष 154 नगर पंचायत हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम
नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 लागू किया गया। नगर निकाय में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। आगे देखें बिहार में न्यायपालिका। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया। इंपॉर्टेंट यानी कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो 3 फरवरी 1916 को किया गया था। आगे बढ़ेंगे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मिनार डैश जेम्स कैमियार थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्याय व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे हम लोग। इसमें राज्य देखेंगे मुख्य सचिव, प्रमंडल का जो होता है अधिकारी आयुक्त होता है, जिला का जो होता है जिला पदाधिकारी डीएम होता है, अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होता है और प्रखंड का प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है। आगे बढ़ेंगे, बिहार कला एवं संस्कृति देखेंगे। स्थापत्य कला मौर्य काल के दौरान बने राज प्रसाद स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के अवशेष मिले हैं। बिहार में स्तंभ लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज रामपुरवा से अशोक के स्तंभ अभिलेख मिले हैं जो मौर्य काल से संबंधित है। बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। बिहार में 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा स्थित है। पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण नवीन यूरोपीय शैलियों में करवाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बिहार कला एवं संस्कृति देखेंगे। इसमें चित्रकला इसमें देखेंगे। पटना कलम देखेंगे। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला का विकास हुआ जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। मधुबनी चित्रकला देखेंगे। मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से भित्ति चित्र शामिल हैं। मंजूषा चित्रकला देखेंगे। बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित हैं। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा के चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। थांका चित्रकला देखेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला है। यह तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे लपेट जा सके। यहाँ पे थांका चित्रकला का यहाँ पे प्रचलन है। जादूपतिया चित्रकला संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित यह चित्रकला है। आगे बढ़ेंगे, बिहार कला एवं संस्कृति देखेंगे। संगीत कला। चैता देखेंगे। चैत माह में गाया जाने वाला एक लोकगीत। फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला। कजरी सावन में गाया जाने वाला एक लोकगीत। सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला। लगनी विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाने वाला। नचारी भगवान शिव की पूजा में गाया जाता है। बटोहिया देशभक्ति से भरा गीत। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए जो सभी संगीत कलाएं ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है इससे। चैता है, फाग है, कजरी है, सोहर है, लगनी है, नचारी, बटोहिया है, ये सब स्थानीय जो संगीत कला है इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखेंगे आगे, बिहार कला एवं संस्कृति में लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। जोगिड़ा नृत्य, लौंडा नृत्य, करिए, झूमर नृत्य, बस ये याद करके रखिए, ठीक है। लौंडा नृत्य जो होता है शुभ अवसर एवं त्योहार में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण करके नृत्य गाया जाता है। अभी थोड़ा प्रचलन में कम हो गया है। जोगड़ा नृत्य जो है होली के अवसर पर गांव की टोली द्वारा गीत गाया जाता है। अब देखेंगे सामा चकेवा, ढोमकच, झिझिया नृत्य, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बिहार के मेले। यहाँ पर हरियर क्षेत्र मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, जो सोनपुर में लगता है गंडक नदी के किनारे पर, ध्यान रखिएगा। हरियर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कार्तिक पूर्णिमा मेला देखेंगे। सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में मेला लगता है। इस दिन गंगा स्नान कर हरिनाथ की पूजा करते हैं। वैशाली का मेला महावीर की स्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला है, सौराठ मेला और एक मंदार मेला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लगने वाले प्रमुख मेले हैं। आगे बढ़ेंगे, बिहार के प्रमुख व्यक्ति के बारे में देखेंगे। व्यक्तित्व तो गौतम बुद्ध यहाँ पे थे, तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी के तट पर हुआ था, वो बोधि वृक्ष के नीचे, और इसे राजकीय वृक्ष घोषित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। महावीर स्वामी का जन्म जो वहाँ पर हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। चाणक्य जो हैं यहाँ पे
चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। अशोक जो हैं मौर्य वंश का महान शासक यहीं पर के थे। अब देखें बिहार विशेष विविध में, ये थोड़ा बड़ा सा स्लाइड है, बिहार विशेष विविध का देखेंगे इसमें। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो है लिच्छवी वैशाली है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैभवशाही नगर पाटलिपुत्र। विश्व का जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति यहीं से जन्मे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब हुए थे? संविधान सभा का स्थायी सदस्य आप ध्यान रखिएगा तो 11 दिसंबर, जब सेकेंड मीटिंग हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें कांग्रेस का माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे संविधान सभा का, तो उसमें हुए थे। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो है रामधारी सिंह दिनकर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को और 1909 के अधिनियम के तहत हुआ था, ध्यान रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह। घर का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874। बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा। और आगे बढ़ेंगे, बिहार का पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो बता ही दिए पहले 1916। विधान यहाँ बता दिए, क्या बोलते हैं, बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा। बिहार का प्रथम तेल शोध कारखाना जो है बरौनी रिफाइनरी रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को इसकी स्थापना हुई थी। बिहार का सबसे गर्म जिला जो है गया और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है। बिहार में सबसे कम वर्षा जिला औरंगाबाद। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर। वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।